क्लास 12वीं के उन बच्चों के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। किस प्रकार के पेपर होंगे और कैसा हमें जो है वो पेपर लगने वाला है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के मूल कंसेप्ट हैं, उस चीज को हम समझ पाए। किसी भी वस्तु का दाम कैसे तय होगा बाजार के अंदर में, कोई भी देश नियम नीति कैसे बनाता है और किस प्रकार से उसे लागू करता है, उन घटनाओं पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के लिए 2 रेफरेंस बुक्स मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। क्लास 12वीं के उन बच्चों के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कि क्लास 11वीं से अब 12वीं में आ रहे हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि सर क्लास 12th में हमें इकोनॉमिक्स किस प्रकार से पढ़ना होगा, किस प्रकार के पेपर होंगे और कैसा हमें जो है पेपर लगने वाला है। तो पूरा वो अंदाज हम आपको देने वाले हैं कि पूरे साल भर अब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को किस प्रकार से पढ़ेंगे। क्योंकि 12th के अंदर में जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, खास करके चाहे तो यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, झारखंड बोर्ड से भी हो सकते हैं, एमपी बोर्ड से भी हो सकते हैं। तो सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों को क्लास 12वीं के अंदर में व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 पेपर पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, ये 2 पेपर आपको पढ़ना होता है क्लास 12th के अंदर। ठीक है, अब यहां पर देखोगे कि कई सारे टर्मिनोलॉजी आते हैं, है ना, कई सारे टर्म्स आएंगे इकोनॉमिक्स के अंदर में, यही आपको परेशान करता है। सर ये मांग और पूर्ति क्या होता है? कई सारे लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में मांग और पूर्ति ही तो पढ़ना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मांग और पूर्ति के अलावा कई सारे ऐसे कंपोनेंट मिलेंगे आपको, ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलेंगे आपको जो कि बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है। लेकिन इन सभी चीजों को हम लोग आज इस प्रकार से समझ लेंगे कि आने वाले जो टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के मूल कंसेप्ट हैं, उस चीज को हम समझ पाए। ठीक है, तो यहां पर देखोगे मांग और पूर्ति क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर मिलेगा। उत्पादन लागत क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही मिलेगा, जिसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय की बात समष्टि अर्थशास्त्र में मिलेगा। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई समष्टि अर्थशास्त्र में मिलेगा। मुद्रा क्या है, मुद्रा कैसे काम करता है, समष्टि अर्थशास्त्र में मिलेगा। तो इस प्रकार के जो टर्म्स आते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, यही बेसिकली आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। लेकिन आइए एक छोटे से अंदाज में इन बातों को हम लोग समझ लेते हैं कि व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे से कैसे भिन्न है, और ये एब्सोल्यूट टर्म में भी हम लोग जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, और ये दोनों भाग जो अर्थशास्त्र के हैं असल में किन किन तरह के विचार पर, किन किन तरह के तथ्यों पर बात करता है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले यहां पर हम जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र या फिर अंग्रेजी में कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहली बात है क्या कि व्यष्टि शब्द का मतलब होता है छोटा। ठीक है, व्यष्टि शब्द का अर्थ होता है छोटा। तो पूरे के पूरे अर्थशास्त्र में ये 2 पोर्शन है, व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि का मतलब हो गया छोटा, तो यहां पर पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में से सिर्फ एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाएगा। अगर हम आपको यह कह लें कि देश में कई सारी कंपनियां हैं जो है वो अलग अलग तरह की बाइक्स या फिर कार तैयार करती है। अब मान लीजिए कि देश के अंदर में कोई एक कंपनी लेकर के हम बात करें कि देश में है मान लीजिए टाटा मोटर्स। अब ये टाटा मोटर्स जो प्रोडक्ट बना रहा है या फिर जो सामान बना रहा है, उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा? तो ये देखेगा कि हमारी प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई किस प्रकार से बाजार के अंदर में हो रहा है। तो हम किसी एक फर्म या फिर एक कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका स्टडी या फिर इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। साथ ही साथ ये भी समझ लो कि किसी भी वस्तु का दाम कैसे तय होगा बाजार के अंदर में, इसके ऊपर जो थ्योरी है आपका कि मांग और पूर्ति का सिद्धांत यहां पर काम करता है, तो बाजार से संबंधित जो बातें होगी ये हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु कितने में बनेगा या फिर
उसका जो अधिकतम प्राइस होगा बाजार में वो कितना होगा, ये सब कुछ तय होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के जरिए ही। ठीक है, तो यहां पर मूल हमने बात कर दिया है, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि ये जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका नाम लिखा गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। क्या लिखा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। क्लास 12वीं के बच्चों के लिए है। अब जो क्लास 11वीं से 12वीं में आ रहे हैं उनको ये टर्म क्लियर करने होंगे कि आखिर व्यष्टि शब्द का मतलब क्या है। तो हमने कहा आपको व्यष्टि का मतलब होता है छोटा। ठीक है, इत्तू सा। अब आइए यहां पर देखो, व्यष्टि में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई एक घर, किसी एक परिवार के बारे में अध्ययन करना हो, ठीक है, कि एक परिवार में उसकी आमदनी कितनी है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति की आमदनी कितनी है। कोई एक कंपनियां, किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं, कोई एक कंपनी जो है वो कौन सा प्रोडक्ट तैयार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, या फिर 2-4 कंपनियों को भी मिलाकर के ले सकते हैं, यानी कि स्मॉल ग्रुप्स की भी बात कर सकते हैं, छोटे समूह की बात कर सकते हैं, या फिर केवल एक व्यक्ति के बारे में या केवल एक व्यक्तिगत फर्म के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब कहेंगे सर अगर 2-4 लोगों का जो वो मेल जोल कर दिया आपने तब तो व्यष्टि हो गया, सॉरी समष्टि हो गया। नहीं, देखो छोटे ग्रुप का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ही किया जाता है। जहां हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे वो समष्टि के अंदर आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान दोगे कि अर्थव्यवस्था के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था में से एक छोटे से व्यक्तिगत चरों के बारे में हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। इसमें यह चीज देखा जाता है कि एक व्यक्ति, एक परिवार या फिर एक कंपनी कैसे अपने संसाधनों का उपयोग करती है, उनके खर्चे को भी हम लोग जानेंगे, उनकी आमदनी को भी जानेंगे और उनके उत्पादन के फैसले के बारे में भी जानेंगे कि कोई भी कंपनी कैसे जो है उत्पादन स्तर को बढ़ाता है, कैसे उत्पादन स्तर को घटाता है, कब कोई कंपनी अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्योंकि हर एक जो कंपनियां स्थापित की जाती है या फिर जो भी फर्म स्थापित किया जाता है वो लाभ या फिर मुनाफे कमाने के लिए ही स्थापित किया जाता है। ठीक है ना, तो वो अपने लाभ को देखेगा, साथ ही साथ वो कई सारी चीजों पर ध्यान देता है कि कब तक हमारी वस्तु का मांग बाजार के अंदर रहने वाला है। इस बात को भी ध्यान रखता है कि क्या कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को एक बार खरीदने के बाद दोबारा खरीदता है या नहीं। समझ पाए? तो इस तरह की चीजों पर हम लोग बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही, यानी छोटे छोटे आर्थिक चरों या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। कोई भी एक कार है, केवल एक कार, उसका प्राइस कितना होगा, दाम कितना होगा, ये बाजार में तय किया जाता है। और बाजार का कंसेप्ट हम लोग व्यष्टि में पढ़ेंगे। ठीक है, बाजार के अलग अलग स्वरूप होते हैं, आप लोग आगे चल करके नाम सुनोगे, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, है ना, एकाधिकारात्मक। तो ये बाजार के अलग अलग स्वरूप हैं जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ने को मिलेगा। और हर एक बाजार का अलग अलग खासियत है, अलग अलग विशेषताएं हैं। तो यहां पर आपने ये बात समझ लिया। अब आइए समष्टि के ऊपर आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये जाना जाता है व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से भी। ठीक है, व्यापक मतलब होता है बड़ा, समष्टि का मतलब ही होता है बड़ा। तो यहां पर हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय, है ना, मुद्रास्फीति। ठीक है, तो इस तरह के टर्म्स पर हम लोग बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। तो ध्यान देना, यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थिति का हम लोग यहां पर अध्ययन करते हैं। इसमें राष्ट्रीय आय के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को देखते हैं कि कैसे पूरी एक इकोनॉमी आर्थिक रूप से समृद्धि की तरफ बढ़ता है, कैसे ग्रोथ करता है। उस देश की राष्ट्रीय आय के बारे में जानते हैं, वहां रोजगार की स्थिति के बारे में जानते हैं। ये सब हम लोग समष्टि के अंदर पढ़ते हैं। साथ ही साथ कोई भी देश नियम नीति कैसे बनाता है और किस प्रकार से उसे लागू करता है, उन घटनाओं पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके अलावे देश में महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, या फिर वहां की राष्ट्रीय आय, या फिर सरकार जो नियम नीति बनाती है जिसको हम राजकोषीय नीति भी कहते हैं। सरकार जो नीति बनाती है उसको राजकोषीय नीति या फिर फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें सरकार
कर के बारे में जिक्र करती है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। सरकार अपने खर्चे के बारे में बताती है, बजट के अंदर उल्लेख किया जाता है। इसके अलावे सरकार जो है वो देश के अंदर से भी लोन ले सकती है, देश के बाहर से भी लोन ले सकती है। इन सभी तरह की चीजों पर हम लोग बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। इसका मतलब है कि सरकार जो बजट पेश करती है वो समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा होता है। ठीक है, सरकार जो टैक्स वगैरह लगाती है, प्रत्यक्ष कर कोई भी, ठीक है, या फिर अप्रत्यक्ष कर कोई भी, वो सब टैक्सेस हमें यहां पर समझ में आता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। देश के अंदर में कोई भी जो महंगाई के बारे में हम लोग समझते हैं, है ना, कि बहुत कुछ चुनिंदा वस्तुओं का कीमत लगातार सर बढ़ रहा है, इसका मतलब देश में महंगाई आ गई है, इन्फ्लेशन है, तो हम उस चीज को भी समष्टि अर्थशास्त्र में ही पढ़ते हैं। बेरोजगारी की बात हो, रोजगार की बात हो, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र का ही हिस्सा होता है। तो ये सब आपने समझ लिया, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में। अब मैं आपको कुछ बातें कहने वाला हूं कि पूरे के पूरे साल आप तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करो, क्योंकि 12th में जो आप स्कोर करने वाले हो उसका फायदा आपके पूरे जीवन भर मिलने वाला है। ठीक है, यहां पर एक बात और ध्यान रखना, स्टेट बोर्ड के बच्चे जो भी क्लास 12th में पहुंच चुके हैं, अब अपनी तैयारी को पूरी आसान बनाना चाहते हैं, तो कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पर भी वन शॉट लेक्चर, ठीक है, इसके साथ ही रिवीजन लेक्चर्स, साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट के जो है वन शॉट लेक्चर के अलावा, रिवीजन लेक्चर्स के अलावा जो है आपको एमसीक्यूज सेशन वगैरह भी मिल जाएगा, जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात रही, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें जो है ना प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, हमें डाउट आता है, हम पूछना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या उपाय है? तो आप जो है परिश्रम यूपी स्टेट बोर्ड क्लास 12th कॉमर्स 2026 के साथ जोड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। अभी ये बैच बिल्कुल ऑफर पीरियड में है, तो ज्वाइन जरूर कर लेना अगर आपकी जरूरत हो तो। ठीक है, यहां पर जो बिहार स्टेट बोर्ड से बच्चे हैं, तो परिश्रम बिहार स्टेट बोर्ड क्लास 12th कॉमर्स 2026 बैच तैयार किया गया है। हिंदी माध्यम में पूरी तैयारी होगी, अर्थशास्त्र का भी, लेखा शास्त्र का भी, व्यवसाय अध्ययन का भी, गणित का भी और अंग्रेजी का भी। ठीक है ना, तो ये सारे पेपर आपके परिश्रम बैच के अंदर में चल रहे हैं। ठीक है, तो जाकर के जरूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी जरूरत है तो। अब यहां पर आइए, क्लास 12th में जो बच्चे कॉमर्स ले चुके हैं, तो उन्हें पूरी तैयारी पूरे साल भर कैसे करना है? सबसे पहले घबरा करके शुरुआत मत करना। हम यही कहते हैं, पूरे परफेक्ट तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि हम पूरे साल भर कैसे तैयारी करें। अपने सिलेबस को डिटेल में देख लेना। ठीक है, उसके बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर लेक्चर देख रहे हो, तो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर डाउट है किसी भी टॉपिक के ऊपर में, तो उस डाउट को कहीं ना कहीं से जरूर कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो डाउट को कंफर्मेशन में जरूर बदलना, ये आदत शुरुआत से ही लगना चाहिए। बुक्स कौन सी पढ़ेंगे सर? तो मैं आपको इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो अपडेट दे दूंगा, शॉर्ट्स वगैरह में भी मैं आपको समझाते रहता हूं। तो बुक्स आप जो है एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं क्लास 12th के लिए, लेकिन इसके अलावे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के लिए 2 रेफरेंस बुक्स मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं। टी.आर. जैन की किताब है, आप ले सकते हो, संदीप गर्ग की किताब है, ले सकते हो। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि दोनों के लिए मिल जाता है। लेकिन जो किताबें ये लिखी जाती है, चाहे तो संदीप गर्ग की हो या फिर टी.आर. जैन की हो, ये सीबीएसई के बच्चों को ध्यान में रख करके लिखा गया है। अब ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ सीबीएसई के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, ये स्टेट बोर्ड के बच्चे भी इस किताब को पढ़ सकते हैं, जो कि टी.आर. जैन और संदीप गर्ग की किताब हमने आपको सजेस्ट कर दी। दोनों में से कोई भी एक किताब ले लेना, ठीक है, काम चल जाएगा आपको बहुत बढ़िया से। अब यहां पर आते हैं नोट्स को लेकर के। देखो, भैया का नोट्स, दीदी का नोट्स लेकर के पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा आज। ठीक है, आज जमाना बदल रहा है, क्वेश्चंस के लेवल बदल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का अंदाज बदल रहा है, तो खुद से अपना नोट्स जरूर तैयार करना, अपने हाथ से लिखा हुआ, जो कि आपको आगे रिवीजन करने में भी मदद करेगा। समझ पाए? तो यहां पर आपके पास अगर कोई किताब नहीं है, तो टी.आर. जैन, संदीप गर्ग की किताब ले लो, लेकिन हूबहू छपन छपाई करके नोट्स मत तैयार कर देना, कोई फायदा नहीं होगा। देखो, सही तरीके से नोट्स तैयार कैसे किए जाते हैं, इस पर ही हम आपको अलग से वीडियो अपडेट दे देंगे। अब यहां पर आते हैं, प्रैक्टिस पेपर बहुत जरूरी है। क्लास 12th के अंदर में स्कोर बेहतर करना है, तो आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर में प्रैक्टिस लगाने होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं। तो सभी बच्चों को हम सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे, परफेक्ट हो जाओगे।
प्रैक्टिस और परफेक्ट, ये बातें ध्यान रखना, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी आपके अंदर। एमसीक्यूज टेस्ट क्या करते हो आप लोग, छोड़ देते हो, सर एमसीक्यूज हल हो जाएगा भाई साहब ऐसे टालने की कोशिश मत करो। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन की लेवल बदल रहे हैं, जो चीजें अभी आप 12th के अंदर में पढ़ोगे वही सेम चीजें स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए फायदा ये हो गया है कि सीयूईटी के अंदर भी सेम कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस सीयूईटी के अंदर में क्या होता है, जो स्टेट बोर्ड के अंदर अभी आप पढ़ाई शुरू करोगे उससे लेवल थोड़ा सा हाई होता है, बाकी कंसेप्ट्स वही सारे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हम ये कह सकते हैं आपको कि यूपी स्टेट बोर्ड के लिए और बिहार स्टेट बोर्ड के लिए दोनों बच्चों के लिए परिश्रम बैच प्रो वर्जन में भी है। प्रो वर्जन में होने से क्या होता है कि बच्चों को अपकमिंग बैचेस के पूरे एक्सेस मिलते हैं, जैसे बूस्टर बैच आ रहा है क्लास 12 के लिए तो वो भी आपको एक्सेस मिल जाएगा प्रो बैच के अंदर, साथ ही साथ सीयूईटी का जो है बैच आपको मिल जाता है उसी प्रो वाले बैच के अंदर सेम प्राइस पर, ठीक है। तो यहां पर आप जो है वो प्रो वाले वर्जन भी ले सकते हो, ठीक है। परिश्रम बैच दोनों वर्जन में उपलब्ध है, ठीक है। यहां पर आइए, कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने की, देखो जो पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र रहता है ना वो एक तरीके से आपको गाइडेंस देता है कि पिछले वर्ष का क्वेश्चन कैसा रहा था, ठीक है, और किस प्रकार से बार बार चेंजेस आ रहे हैं। ये 4-5 वर्षों का अगर आप देख लेते हो तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि सर हम कॉन्फिडेंस आ गया हमारे अंदर, हम पेपर जाकर के दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी छूने की जरूरत नहीं होती है, ये मिड टर्म के बाद ही जनरली हम लोग इस पर आते हैं, समझ गए। चलिए सैंपल पेपर को हम कहां से सॉल्व करेंगे, देखो ये भी आखिरी बात है, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाती है लगभग और आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए रूटीन जारी होने वाला रहता है, उससे कुछ दिन पहले ही हर एक स्टेट बोर्ड है ना, हर एक बोर्ड कह सकते हैं कि सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी करता है। कई बार होता है कि आंसर के साथ जारी कर दिया जाता है, कई बार सिर्फ क्वेश्चन जारी किया जाता है, तो उस पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका अपडेट आपको कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पर ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर हम कह दें कि सर सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि 15% के लगभग में सैंपल पेपर से ही आपके सवाल उठाए जाते हैं। इस बार भी वैसा ही हुआ यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ और बिहार स्टेट बोर्ड के बच्चों के साथ। तो इसलिए ध्यान रखना कि सैंपल पेपर भी सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 15% के लगभग में सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर आइए, कुछ अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो वो डाउट क्या होगा, खास करके मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको बुक्स और भी ज्यादा चाहिए कि सर मुझे और भी बुक्स सजेस्ट कर दो टीआर जैन और संदीप गर्ग के अलावा, तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप जो है वो बैच की डिटेल के बारे में मुझे चैट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, है ना, कि परिश्रम बैच के बारे में सर जानना चाहते हैं, तो आपको मैं यहीं पर सजेस्ट कर देता हूं कि परिश्रम बैच आप पीडब्ल्यू के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर के चेकआउट कर लेना अच्छे से, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए अलग है, बिहार बोर्ड के लिए अलग है, आपके सिलेबस के अनुसार, आपके पैटर्न के हिसाब से वहां पर सारी क्लासेस चलेंगी। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपने ठान ही लिया है कि सर हमें जो है ना क्लास 12 की तैयारी बिल्कुल धुआंधार तरीके से करना है, साथ ही साथ हम सीयूईटी की तैयारी भी कर लेंगे, तो आप जो परिश्रम वाला बैच है, परिश्रम बैच, उसका प्रो वर्जन भी ले सकते हो, वहां से तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब मैंने आपको बातें बता दी है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे वीडियो के चैट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको किस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसी के लिए आपको एक वीडियो अपडेट दे देंगे। आज की इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद, जय कॉमर्स।